हेलो बेटा। तो आज हम लोग मोल कंसेप्ट के इस लेक्चर में आगे की बात करेंगे। अगर बात की जाए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से। ये आपका गैसियस स्टेट में भी आ जाएगा, तो गैसियस स्टेट चैप्टर जो है उसके साथ भी इंक्लूडेड है, तो ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन इस पर भी आते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेन बात करेंगे। तो सब बच्चों को पता है कि सर आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक बात। अब अगर बात कर लें कि PV इज इक्वल टू nRT जो है वो उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो P की अगर बात करेंगे तो हम सब लोगों को पता है कि P का मतलब होता है प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम है ना, N का मतलब है मोल जो चैप्टर का ही नाम है, R जो है वो है गैस कांस्टेंट और T जो है वो आपका टेम्परेचर। ठीक बात। अब इस इक्वेशन को यूज करने का तरीका आपको सीखना है। मेन बात पे ज्यादा फोकस करिएगा। PV इज इक्वल टू nRT सबको पता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब कभी भी आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे होंगे उस टाइम पर PV इज इक्वल टू nRT में P जो प्रेशर है वो हर हालत में ATM में आपको रखना है, वॉल्यूम जो है वो आपको लीटर में रखना है, मोल आपको पता ही है, निकालने का तरीका आपको मालूम है, गैस कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0.0821, यूनिट की बात अभी नहीं कर रहे। टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर हमेशा आपको डिग्री केल्विन में रखना है। डिग्री केल्विन में रखने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री केल्विन में आ जाएगा। ठीक बात। तो पहली चीज तो हम लोगों ने ये सीख ली कि अगर गैसियस स्टेट का सवाल आएगा तो PV इज इक्वल टू nRT अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो आपको बेटा याद रखना है प्रेशर आपको ATM में रखना है, वॉल्यूम आपको लीटर में रखना है, मोल आपको पता है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर डिग्री केल्विन में आपको रखना है। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यार जो सवाल आते हैं उसमें अगर हम अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करना चाहें तो किस प्रकार से कम कर सकते हैं, तो कहा यह गया और ये आपको याद भी होना चाहिए, कहा यह गया कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जाहिर सी बात है अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब है 273 प्लस 0 यानी कि 273 डिग्री केल्विन अगर आपको दिया हुआ है तो उस टाइम पर आपको याद रखना है कि RT का जो वैल्यू होता है R और T का, यानी R की वैल्यू आप रखेंगे 0.0821 और T की जगह रखेंगे 273, तब आएगा RT का वैल्यू। डायरेक्ट आपको याद रखना है RT का वैल्यू 22.4 होता है अगर टेम्परेचर आपका कितना है 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दूसरी बात, अगर आपको टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया, आप बहुत सारे तो नहीं याद कर सकते बेटा, लेकिन जो दो टेम्परेचर आपको जनरली दिए होते हैं वो आपको याद रखना है। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो जाहिर सी बात है केल्विन में अगर हम बात करेंगे तो वो होगा 300 डिग्री केल्विन, क्योंकि 273 प्लस 27 इस टेम्परेचर पे, यानी कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो RT का वैल्यू आपको याद रख लेना है बेटा 24.6 होता है। रख लीजिए इसको, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल आपसे जल्दी होगा। तो पहली चीज PV बराबर nRT अगर यूज कर रहे हैं तो P मतलब प्रेशर ATM में रखना, वॉल्यूम लीटर में रखना और टेम्परेचर डिग्री केल्विन में रखना। अगली बात, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो RT का वैल्यू 22.4 रखिए, अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो RT का वैल्यू 24.6 रखिए। इस बात को आपको याद रखना है। अब यार जो हमारी गैस इक्वेशन है इसे हम किस प्रकार से बदल बदल के लिख सकते हैं, तो पहला है
इन टर्म्स ऑफ वेट, इन वेट, वेट के टर्म में कैसे रखेंगे? तो यहां पर हम बदलाव जो करेंगे वो मोल के टर्म में करेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं वेट के टर्म में रखना है तो आप कहेंगे सर पीवी इज इक्वल टू, अब एन मोल होते हैं, लेकिन मोल को वेट के टर्म में फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे का लेक्चर जरूर देखें। तो वहां पर हम लोग लिखते थे वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आता था, वेट के टर्म में आ गया, इनटू आर इनटू टी, ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगर मैं बात करता हूं कि आपको इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स अगर दिए हैं आपको क्वेश्चन में, वेट दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। मॉलिक्यूल के टर्म में अगर लिखना है तो आप इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू, और आप फिर से अपने मोल वाले फॉर्मूले में आ जाइए कि मोल को मॉलिक्यूल के टर्म में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखा जाता है मोल को, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स है, जो भी संख्या आपको दी गई है मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na, जिसका वैल्यू हम लोगों ने याद रखा था 6.022 10 की पावर 23, ठीक है, इनटू आर इनटू टी। ये फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखने। अगला है इन डेंसिटी। अगर डेंसिटी के टर्म में बात करें तो क्या करेंगे? अब एक बात बताइए, डेंसिटी जो होती है हम सबको पता है, डेंसिटी का मतलब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है। तो अब अगर हम यहां बात करें तो मास मतलब वेट होता है। तो हम अपने जो पहला वाला फॉर्मूला अगर इसमें आ जाएं तो क्या इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस प्रकार से लिख दूं, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को मैं इधर ले आया हूं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी। बोलो बेटा, क्लियर है? अब यहां पर एक बात बताइए, ये टर्म क्या डेंसिटी का टर्म बन गया है? तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू W अपॉन V की जगह डेंसिटी डी आर टी। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को भी आपको ध्यान रखना है, डिपेंड करेगा कि सवाल में उसने आपको क्या दे रखा है। पिछले लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने आपको सवाल करने का तरीका बताया है, तो उसी प्रकार को उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यार होगा क्या अगर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट बात है आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्या अगर क्वेश्चन में सेम वेजल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेम वेजल, वेजल मतलब बर्तन। अगर दो बर्तन सेम दिए हुए हैं, है ना, उसने बोला टू सेम वेजल, तो इसका मतलब है अगर वेजल सेम है तो वहां पर उसने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या रखा होगा? कांस्टेंट। यानी दोनों के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर सेम वेजल है तो एक बात बताइए, PV इज इक्वल टू nRT में अगर हम n बराबर लिखें तो क्या मैं लिख सकता हूं किसी भी एक चीज के लिए n बराबर होता है PV अपॉन RT। तो अब अगर बेटा हमको सेम वेजल दिया है तो जाहिर सी बात है, अगर दो बर्तन यहां पर दिए हुए हैं और इन दोनों के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में सेम है, तो जाहिर सी बात है PV अपॉन RT की वैल्यू भी सेम होगी। इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ मोल N1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल N2 है, N1 और N2 नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। तो अब एक बात बताइए, अगर PV अपॉन RT का वैल्यू सेम है तो क्या नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। यानी आपको सवाल में वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको याद रखना है कि अगर मेरे को सेम वेजल दिया है यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पर क्या चीज सेम होगी? तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। यही आपका कंसेप्ट। क्लियर बात है?
तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आपको चीजें एग्जैक्टली पता हो, आप इधर उधर भटकने वाला काम आपके पास नहीं होना चाहिए। तो इसे आप नोट डाउन करिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लीजिएगा और पिछले लेक्चर के भी जो फॉर्मूले हैं वो बार बार आगे आएंगे, तो आपको उनको याद रखना है और याद आपको होना भी चाहिए। तो नोट डाउन करिए। अब हम लोग बेटा क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, एक साथ दोनों सवाल मत देखिए, एक एक करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है ए एंड बी आर, और जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ रखी है वो लाइन यहां पर आ गई है। टू आइडेंटिकल वेसल, आइडेंटिकल वेसल है मतलब दोनों वेसल जो है उनका वॉल्यूम सेम है, और उन्होंने बोल दिया सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सवाल में आपको अंडरलाइन करना आना चाहिए। तो इसका मतलब प्रेशर, टेम्परेचर और आइडेंटिकल वेसल यानी वॉल्यूम सेम है। तो क्या मैंने आपको बोला था, अब यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो क्या अपन लोग बोल सकते हैं कि भैया नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। और सिंपल सी बात, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आते हैं, क्या दिया है, ए एंड बी आर टू आइडेंटिकल वेसल, ए कंटेन 15 ग्राम इथेन गैस एंड बी कंटेन 45 ग्राम Y2 गैस। Y2 मतलब अपने को उसने गैस के बारे में नहीं बताया, पूछा है फाइंड द, और अंडरलाइन जरूर कर लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ Y। क्या निकालना है ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बात बताइए, अगर मोल सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ इथेन यानी C2H6 इज इक्वल टू मोल ऑफ Y2 गैस, आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। अब मोल मुझे निकालना है, लेकिन मुझे सवाल में क्या दिया है, तो मुझे सवाल में दिया है 45 ग्राम और यहां पर 15 ग्राम यानी वेट दिया है, वेट से मुझे मोल में जाना है। तो क्या आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको मोल निकालने हैं और आपको वेट दिया है तो फॉर्मूला है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है बात। अब यार अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन होता है C2H6। क्या होता है, C2H6। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताया। इथेन का अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो क्या बेटा, मॉलिक्यूलर वेट होता है जो एटॉमिक वेट है उनका सम। तो 2 कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 यानी 2 × 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 यानी 6 × 1। तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा इथेन का कितना आया, 30। क्लियर है। तो अब अगर मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं तो मोल ऑफ इथेन मैं लिखूंगा वेट ऑफ इथेन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेन यानी C2H6। यहां मैं लिखूंगा वेट ऑफ Y2 गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y2। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां तो एटॉमिक वेट पूछा है, फॉर्मूले में पहले रखिए जो चीज आपको मालूम। आइए अगर हम यहां पर चीजों को रखना शुरू करें तो इथेन का वेट मुझे दिया है 15, एटॉमिक वेट है उसका 30, Y2 का वेट मुझे दिया है 45, मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें Y2 के तो अपने को पता नहीं। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके अगर आप निकालेंगे तो आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y2 है ना, और वो वैल्यू आएगी 90। Y2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया, 90। सवाल में पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ Y। एक बात बताइए, Y2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर 90 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Y2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका क्या होता है, 2 × एटॉमिक वेट ऑफ Y इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 90।
तो एटॉमिक वेट ऑफ Y कितना आएगा 45। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप 90/2 करके 45 क्यों नहीं बता रहे? तो यार इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है 400 मिलीग्राम आयरन कैप्सूल कंटेन 17 मिलीग्राम फेरस ट्यूमेरिक। एक फॉर्मूला दिया है हमको। देन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ Fe इन कैप्सूल, यानी Fe जो है वो कितना है। तो एक बात ये बताइए, अगर मुझे किसी भी चीज में Fe का परसेंटेज निकालना है तो क्या मुझे ये निकालना पड़ेगा? कैप्सूल का वेट मुझे दिया है 400 मिलीग्राम। कितना दिया है? 400 मिलीग्राम। क्लियर है बात? तो क्या मैं ये निकाल लूं कि 400 मिलीग्राम में आयरन कैप्सूल में कितना आयरन है? क्योंकि अगर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ Fe इन आयरन कैप्सूल, तो मैं लिखूंगा क्या? अब बेटा अगर बात की जाए तो एक बात तय है क्या कि फ्यूमेरिक एसिड जो है, फेरस फ्यूमेरिक जो है, सॉरी, उसका मॉलिक्यूलर वेट 170। हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ Fe इन कैप्सूल। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं बोलूंगा परसेंटेज ऑफ Fe इन कैप्सूल क्या होगा? तो बोला जाएगा वेट ऑफ Fe डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कैप्सूल, जो आपको 400 मिलीग्राम दिया है, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर मुझे Fe का वेट पता चल जाए 400 मिलीग्राम कैप्सूल में कितना है, तो मैं इस सवाल को सॉल्व कर लूंगा। ये कहानी बात। अब इंपॉर्टेंट बात, कभी भी कोई सवाल आएगा आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी चीज किसी कंपाउंड में कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होती ही होती है, यानी एक मॉलिक्यूल जरूर पाया जाएगा। आधा पौना सवा मॉलिक्यूल का कोई मीनिंग नहीं है। अगली बात, कोई भी चीज किसी कंपाउंड में कम से कम उसका एक एटम जो है एलिमेंट का जरूर पाया जाएगा। यानी किसी भी कंपाउंड में कोई भी चीज अगर मॉलिक्यूल है तो कम से कम अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी। बोलो बेटा। या कम से कम अगर वो एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर होगी, उससे कम संभव नहीं है। आप कहीं भी इसको लिख लीजिए, किसी भी कंपाउंड में कोई भी चीज कम से कम एक मॉलिक्यूल या एक एटम होती है, और बाय वेट कम से कम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर जरूर पाई जाती। क्लियर है बात? अब यार इन्होंने बोला 17 मिलीग्राम फ्यूमेरिक, फेरस फ्यूमेरिक जो है उसमें कितना, मतलब क्या कहते हैं, Fe मौजूद है, ये हमें निकालना है। तो अब ये बताइए 17 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेरिक आपको दिया हुआ है, आप ये बताइए मॉलिक्यूलर वेट है 170, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 170 मिलीग्राम और फेरस फ्यूमेरिक यानी CH3COO का होल ट्वाइस Fe, इसमें Fe एक दिख रहा है, यानी कि कम से कम एक Fe एटम होगा। एक Fe एटम होगा तो क्योंकि बाय वेट मिलीग्राम चल रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे, क्योंकि Fe का एटॉमिक वेट 56 होता है, तो 56 मिलीग्राम ऑफ Fe होगा। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यूनिट क्या होगी। अगर सवाल में दिया है, यहां पर अगर मैंने देखा कि ग्राम में दिया है, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट को लिखूंगा 170 ग्राम में 56 ग्राम होगा। अगर मिलीग्राम में दिया है सवाल में, तो मैं लिख रहा हूं 170 मिलीग्राम में 56 मिलीग्राम होगा, क्योंकि मुझे यूनिट को कन्वर्ट ना करना पड़े, तो ये ध्यान रखना है। अब 170 मिलीग्राम में 56 है, तो क्या मैं बोलूंगा 1 मिलीग्राम में 56 डिवाइडेड बाय 170 होगा। 17 मिलीग्राम में 56 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 17 होगा। क्लियर है बात? आप इतने पोर्शन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहां से ये वैल्यू आएगी 5.6 मिलीग्राम ऑफ Fe, यानी इतना Fe
मौजूद है यहां पर। क्लियर बात। अब हमसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ एफी, तो भैया वेट ऑफ एफी कितना है 5.6 मिलीग्राम, तो मैं लिखूंगा 5.6 डिवाइडेड बाय, कैप्सूल में पूछा गया है तो कैप्सूल का वेट कितना है 400 मिलीग्राम, यानी डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आना चाहिए 1.4 परसेंटेज। एक बात बेटा आपको मैं बता दूं, वो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जैसे मैं डायरेक्ट यहां पर आंसर लिख दे रहा हूं तो ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन आपने नहीं किया है, तो आपको घर में इसे जरूर कैलकुलेट करना है, वरना कंसेप्ट आपको पता होगा लेकिन पेपर में आप आंसर को टिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है ना। किसी भी सवाल को करने के लिए दो उसके पार्ट है, पहला सवाल का कंसेप्ट पता हो और दूसरा कि उस सवाल को सॉल्व करते हुए आंसर तक कैसे पहुंचा जाए। तो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको याद रखें। यानी इस सवाल का हमारा कंसेप्ट ये है कि कभी भी कोई चीज अगर हमें दी गई है तो कम से कम वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगी, यानी एक मॉलिक्यूल इसके अंदर जरूर होगा, और अगर मॉलिक्यूल है और फॉर्मूला पता है तो कम से कम एक एटम तो वो होगा ही होगा। कभी नहीं होगा ऐसे सवाल नहीं आएंगे जिसमें Fe जो है आपको पॉइंट में दिया हो। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा एक एटम, दो एटम, तीन एटम, यानी एक से ज्यादा होगा, एक से कम कभी कोई एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक से कम कभी कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी कंपाउंड को बनाने। इतना नोट करेंगे तो इसके आगे की बात करते हैं। चलते बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 6 into 10 की पावर 20 एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 44 मिलीग्राम CO2 गैस, देन फाइंड आउट रिमेनिंग मोल्स ऑफ CO2 गैस। ठीक है, साफ कह रहा है वो कि अगर 44 मिलीग्राम CO2 से 44 मिलीग्राम, 44 ग्राम नहीं, 44 मिलीग्राम CO2 से 6 into 10 की पावर 20 एटम CO2 के हटा लिए जाएं तो CO2 के कितने मोल बचेंगे। अच्छा सवाल है। पहले तो वेट एक जगह एटम्स दिया है, एक जगह वेट इन मिलीग्राम दिया है, और सवाल में हमसे मोल्स के बारे में वो पूछ रहा है। अब यार सबसे पहली चीज, हम सबको एक प्लेटफॉर्म में ले आए, यानी आप याद रखिएगा कभी भी अगर हमें दो चीजों को घटाना है तो हम सेम यूनिट की दो चीजों को घटा सकते हैं, डिफरेंट यूनिट की दो चीजों को नहीं घटा सकते। जैसे ग्राम से मिलीग्राम को नहीं घटा सकते, लीटर से ml को नहीं घटा सकते। लीटर से लीटर घटेगा, ग्राम से ग्राम घटेगा, मिलीग्राम से मिलीग्राम घटेगा, ये बात तो तय है। तो इस सवाल में सब कुछ पहले मोल्स के टर्म में ले आए। किसके टर्म में? मोल्स के टर्म में। अब जरा मुझे आप ये बताइए, CO2 गैस आपको गिवन है, अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो अब तो आप इतने लेक्चर पढ़ चुके हैं कि आप समझ जाएंगे, बोलेंगे सर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, यानी 16 गुणे 2 प्लस 12 यानी 44 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि CO2 हमको कितना दिया है, तो सवाल है 44 मिलीग्राम। तो अगर मैं निकालता हूं यहां पर मोल्स ऑफ CO2 तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ CO2 होता है वेट रखो ग्राम में डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक बात, वेट ग्राम में यानी 44 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर होता है। तो ये तो वेट आ गया, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी 44। तो अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो मोल्स ऑफ CO2 10 की पावर -3 जो कि हमको दिए हैं क्वेश्चन, अगर हम बात करें इतने मोल हमारे पास हैं। ठीक बात। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कितने मोल CO2 के हटाए गए, तो इतने एटम हटाए गए, समझिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, इन 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल अगर बनाना है
तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन का एटम लगेगा, यानी आप बोलेंगे 3 एटम आपके पास होंगे एक CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर? अगर आपने इतने एटम हटाए हैं, समझिएगा, तो इतने एटम से कितने CO2 मॉलिक्यूल हटाए होंगे? तो मैं बोलूंगा CO2 मॉलिक्यूल, और ये वो वाले हैं जो क्या किए गए हैं, हटाए गए हैं भैया। तो हटाए गए वालों की अगर बात करें तो वो होंगे 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 3। बोलो भाई, इतने मॉलिक्यूल CO2 के हटाए गए। अब अगर इतने मॉलिक्यूल हटाए गए तो मैं बोलूंगा CO2 के, सबको एक यूनिट में ना लाना है क्योंकि मोल के टर्म में ले आए, कितने मोल हटाए गए। तो अगर हमें मॉलिक्यूल पता है तो मोल होता है क्या, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर यानी Na। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल है 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 3, और Na का वैल्यू होगा 6 × 10⁻20। 6.023 लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है बात? इतनी बात आपको याद रखना। अब यार इतने मोल हटाए गए और इतने मोल दिए हैं, तो कितने मोल बचे? तो मैं बोल सकता हूं N का मतलब मोल ही होता है, मोल ऑफ CO2 रिमेनिंग क्या होगा, कितने दिए गए 10⁻³ हटाए कितने गए 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/3 × 10⁻³ ये हमारा आंसर होगा। आप इसको सॉल्व करते रहिए। 0.67 × 10⁻³ या 6.7 × 10⁻⁴, यही आपका आंसर है। ये बात आपको क्लियर रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है कि आप चीजों को सेम यूनिट में ले आए, अदरवाइज आप सवाल नहीं कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2। 4.4 ग्राम CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, ये पहले बता दो। उसके बाद उसने बोला कि इफ इन CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी जितने ऑक्सीजन एटम 4.4 ग्राम CO2 में हैं, अगर उतने ही ऑक्सीजन एटम कार्बन मोनोऑक्साइड में हो तो उसका वेट क्या होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो पहला पोर्शन करते हैं, क्या ऑक्सीजन एटम कितने। तो एक बात ये बताइए जरा, क्या आप बोल सकते हैं कि 4.4 ग्राम CO2 दिया है तो मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ CO2, डायरेक्ट निकाले कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने होंगे। तो मोल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ग्राम में जो कि दिया है, अभी ऊपर निकाला भी है, मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मोल आया वो CO2 का कितना है, 0.1। क्लियर बात? अब अगर ये मोल है तो मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। हम सबको पता है एक मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी चीज के। तो अगर मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की बात करें तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर यानी 0.1 × Na, ये आ गया। अब अगर मैं इसमें पूछूं ऑक्सीजन एटम कितने हैं, क्या पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन एटम, जो पहला पोर्शन है हमारा कि 4.4 ग्राम में कितने ऑक्सीजन एटम मौजूद है। तो अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगा तो जरा बताइए, एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है और हमारे पास टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं, तो हम बोलेंगे भैया टोटल मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल, कितना है, 2 है। तो इसका मतलब आया 0.2 Na यानी एवोगैड्रो नंबर। आप चाहे तो बाद में इसका वैल्यू रख दीजिए। ये हमारा पहले पोर्शन का आंसर कि भैया यहां पर इतने ऑक्सीजन एटम मौजूद है। ठीक, अब ये सवाल जस्ट रिवर्स चलेगा। क्लियर बात? अब कार्बन मोनोऑक्साइड में, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन एटम, बोले कितने ही हो, यानी आप बोलोगे 0.2 Na
ऑक्सीजन एटम मौजूद है। उल्टा चलना है जस्ट। तो अब ये बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर इतने ऑक्सीजन एटम हैं, तो एक बात बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होता है, यानी जितने ऑक्सीजन एटम उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा 0.2 NaCO मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर बात है? यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर हम मोल की बात करें, तो मॉलिक्यूल से अगर मोल निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। तो हम बोलेंगे 0.2 Na डिवाइडेड बाय NaCO मोल। इतने मोल यहां पर मौजूद होंगे। Na कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 0.2 मोल बचेंगे। अब हमसे पूछा गया वेट। तो एक बात बताइए, अगर हमें मोल पता है तो वेट क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। CO का मॉलिक्यूलर वेट आप सबको पता होना चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 28। कितना होगा? 28। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 28 होगा। अब अगर 28 है, मोल अपने को पता है 0.2 है, तो मैं बोलूंगा कि इसमें 0.2 इंटू 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगा। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा 5.6 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यार इस सवाल की खासियत क्या है? खासियत ये है कि पहले हम वेट से चले और एटम तक पहुंचे, फिर वही एटम से वापस वेट तक आ गए। यानी जो फॉर्मूले पहले लगे थे उनको अगर हम उल्टा कर दें तो वो सारे फॉर्मूले पलटकर यहां पर लगेंगे। तो उसी चीज को बार बार जानना चाह रहा है कि आप इसे कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए, इनको आप नोट डाउन करें। चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। और ये सवाल नहीं है, बेसिकली ये कंसेप्ट है जिस पर ये सवाल आपके सामने आएगा ही आएगा। सवाल है, अ कंपाउंड कंटेन 25% सल्फर बाय वेट, यानी 25% सल्फर है। 25% अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू 100, यानी 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो अगर 25% सल्फर लिखा है और बाय वेट लिखा है तो मैं बोलूंगा 100 ग्राम में 25 ग्राम है। या अगर मैं AMU यूनिट ले लूं तो मैं बोलूंगा 100 AMU में 25 AMU सल्फर मौजूद है, ये बताया है। सवाल में पूछा गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। ठीक बात है। सबसे पहले सवाल का कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या? अगर कंसेप्ट ये है कि अगर सवाल में आपसे पूछा गया मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये सवाल आपके सामने आया, तो आपको याद रखना है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का जो केस है उसमें जैसे मैंने पीछे बोला है कि किसी भी कंपाउंड में कोई एटम कम से कम अपने एटॉमिक वेट के बराबर होता है और कोई मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो वही आपका कंसेप्ट है। आप बोलेंगे कोई एटम कम से कम अपने एटॉमिक वेट, और इंपॉर्टेंट बात है किसमें लेंगे, AMU में, क्योंकि एटॉमिक वेट ले रहे हैं। कोई एटम कम से कम अपने एटॉमिक वेट के बराबर होता नहीं, होगा ही होगा, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। वो कम से कम किसके बराबर होगा, अपने एटॉमिक वेट के बराबर। अगर कोई आपको मॉलिक्यूल दिया है, क्या दिया है, मॉलिक्यूल, तो ये लिखना है कि कोई मॉलिक्यूल कम से कम अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, वो भी AMU में,
होगा ही होगा, अपने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने बोला सल्फर, क्या बोला? सल्फर। जैसे ही आपने देखा कि क्या बोला गया है? सल्फर, इसका मतलब आपका कंसेप्ट ये कहता है कि कम से कम एटम यानी सल्फर कम से कम अपने एटॉमिक वेट, यानी सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है? 32। तो आप बोलेंगे यानी सल्फर कम से कम 32 AMU के बराबर होगा ही होगा, ये बात तय है। तो इसका मतलब है तभी आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का यानी कंपाउंड का। तो आप बोलेंगे सल्फर जो है वो कम से कम कितना होगा? 32 AMU तो होगा। यानी यहां से आपको सवाल करना आना चाहिए कि सवाल करने के लिए हमको कुछ मिल गया कि हम इससे कर लेंगे। आओ, 25% सल्फर कितना है? 25% सल्फर। 25% का मतलब अगर कंपाउंड, क्योंकि अब मैं AMU में लिख रहा हूं, तो 100 AMU कंपाउंड अगर है तो उसमें इन्होंने बोला है कितना? 25 AMU सल्फर है, ये इन्होंने सवाल में दिया है। तो क्या मैं इसको पलट के अगर बोलूं तो मैं बोलूंगा 25 AMU सल्फर 100 AMU कंपाउंड में होता है और मिनिमम 32 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 1 AMU सल्फर कितना? 1 AMU सल्फर 100 बटे 25 AMU कंपाउंड को बनाएगा। तो बेटा मिनिमम हम बात कर रहे हैं यानी 32 तो लेना ही लेना है, ये आपको याद रखना है। तो 32 AMU सल्फर इतना तो होना ही चाहिए। तो 32 AMU सल्फर कितना कंपाउंड बनाएगा? तो 100 बटे 25 इंटू 32 AMU कंपाउंड को बनाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर आएगा 128 AMU, और यही आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। यानी ये कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सा है क्या कि अगर आपको कभी भी इस तरीके का सवाल आया तो आपसे अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया तो आपको ये याद रखना है, पहले तो परसेंटेज का मतलब है कि 100 में वो उतना दिया हुआ है आपको जितना परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि भैया 100 में इतना दिया है, अब हमें जाना कहां है? तो अगर कोई एटम है जैसे सल्फर है तो 32 AMU होगा, आयरन है Fe है तो 56 AMU होगा, अगर ऑक्सीजन एटम है, क्या है? ऑक्सीजन एटम, तो 16 AMU होगा, और अगर ऑक्सीजन लिखा है तो मतलब O2 के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है यानी 32 AMU होगा। अगर नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट 14 है यानी 14 AMU होगा। नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं यानी नाइट्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो 14 दूनी 28 होगा। कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो 12 AMU होगा। हर बार आपको ये काम करना है और सवाल इसी पे आता है, बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो इतनी चीज आपको कम से कम करना आना चाहिए। अब यार इसी के आगे अगर मैं एक सवाल आपके सामने लिखूं, देखिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं और आप बताइए जरा, आ कंपाउंड कंटेन 20% ऑक्सीजन by weight in one molecule of compound, find out मॉलिक्यूलर वेट या मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड
फाइंड आउट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। और उसने यहां लिखा है क्या, एक आपको हेडिंग यहां पे दे रखी है या हिंट दे रखा है कि इन वन मॉलिक्यूल कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। सवाल देखिएगा, एक बात बताइए, सवाल वही मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया, ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है, या तो वो O लिख देता, लेकिन उसने ऑक्सीजन लिखा और बोल रहा है 2 होते हैं। ठीक बात। तो अब कम से कम कितना होगा, अब 16 AMU नहीं होगा, अब O2 के बारे में बात करेंगे, यानी 32 AMU होगा। तो ऑक्सीजन कम से कम कितना होगा, 32 AMU। इससे कम पॉसिबल नहीं है। अगर O लिखा होता तो 16 होता। अब यार क्या परसेंटेज का मतलब है वही कि 100 AMU में, इसमें 100 AMU में 20 AMU दिया हुआ है हमको ऑक्सीजन, यानी मैं बोल सकता हूं कि 20 AMU ऑक्सीजन से 100 AMU कंपाउंड बनता है। तो मैं बोलूंगा 1 AMU से, इससे 1 AMU से 100 डिवाइडेड बाय 20 AMU कंपाउंड बनेगा। तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, यानी 32 AMU ऑक्सीजन से, सब ऑक्सीजन है, एटम के बारे में बात हो रही है, 32 AMU ऑक्सीजन से, क्योंकि O2 है यहां पर, ये O2 के बारे में बात कर रहा है। 32 AMU ऑक्सीजन से 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 32। क्लियर? इतने AMU कंपाउंड हमारा होगा। ये हम कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई साहब, हमारे कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 160 AMU। यानी आपको सवाल करते समय समझ लेना है कि एटम क्या दिया है, और जो एटम दिया है वो अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट के बराबर होगा, और अगर कोई मॉलिक्यूल की फॉर्म में दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा कम से कम, यानी 32 तो आपको लेना ही पड़ेगा। इतनी बात आपको याद रखनी। क्लियर है बात? तो आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और एलन की बुकलेट के सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं।